हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव स्टडी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सिविल जज परीक्षा, एचजेएस परीक्षा तथा यूजीसी नेट एग्जाम के स्तर से विधि संबंधित कुछ एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आप अगर चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके पास बने बेल आइकन बटन को प्रेस करें जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। प्ले स्टोर से अब आप हमारी एप्लीकेशन लाइव स्टडी को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर में लाइव स्टडी लिखना होगा तथा कुछ इस तरह के इंटरफेस बनी हुई एप्लीकेशन को अपने मोबाइल नंबर, अपने जीमेल आईडी तथा स्टूडेंट साइट से साइन अप करने के बाद आप यहाँ फ्री एवं पेड दोनों प्रकार की टेस्ट सीरीज का लाभ उठा सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज के लिए आपको 3 बटन में जाने के बाद यहाँ स्टडी मटेरियल एवं टेस्ट सेक्शन में जाने के बाद फ्री स्टडी मटेरियल एवं टेस्ट आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। पेड टेस्ट सीरीज के लिए आप 20 प्रतिशत की हिंदी माध्यम रेगुलर टेस्ट सीरीज का लाभ उठा सकते हैं, जो कि विभिन्न राज्यों के लिए एक कंबाइंड रूप से तैयार की गई टेस्ट सीरीज है। टेलीग्राम चैनल लाइव स्टडी तथा लाइव स्टडी डिस्कशन को भी ज्वाइन कीजिएगा, आप विद्यार्थियों की सुविधा के लिए तैयार किए गए हैं। फेसबुक पेज लाइव स्टडी 123 तथा इंस्टाग्राम पेज law.study-123 को भी ज्वाइन कीजिएगा। प्रारंभ करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। प्रश्न कुछ बड़े हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा, देखिएगा, उसके बाद इनको सॉल्व कीजिएगा। पहला प्रश्न दिया गया है, सूची 1 और सूची 2 को मैच द फॉलोइंग द लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। यहाँ 4 केस दिए गए हैं। सूची 1 में आपको 4 केसेस दिए गए हैं जो कि डिसाइड किए गए थे, उनसे रिलेटेड केसों के नाम यहाँ सूची 2 में दिए गए हैं। आपको ये बताना है कौन सा केस किससे रिलेटेड है। पहला है महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले व्यवहार को अस्वीकार किया जाना। दूसरा है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध परमादेश नहीं मांगा जा सकता है जो कि किसी भी मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करता हो। सी है राष्ट्रीय गान का सम्मान और डी है राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान। ये 4 डिसाइडेड बिंदु दिए गए हैं और केस इनसे रिलेटेड सूर्य नारायण चौधरी बनाम भारत संघ बनाम नवीन जिंदल, बिजोई इमेनुअल्स बनाम केरल राज्य का मामला तथा भारत राज्य बनाम नवीन जिंदल। अब यहाँ आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। तो देखिए, सूर्य नारायण चौधरी बनाम भारत संघ जो पहला आपको ये केस दिया गया है, सूर्य नारायण चौधरी बनाम भारत संघ ईयर 1982, ये जो है राज्यपाल की पदावधि से संबंधित मामला है। इस मामले में न्यायालय ने यह कहा था कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है जो कि मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता हो। ठीक है, तो सूर्य नारायण चौधरी का जो वाद है, बी के साथ आप पहले को मैच कर दीजिएगा। तो बी के साथ पहले को मैच करते में आपके 2 ऑप्शन यहाँ बन रहे हैं। इसके बाद में महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले व्यवहार को अस्वीकार किया जाना, ये किया गया था भारत संघ बनाम नवीन जिंदल के मामले में। ठीक है, भारत संघ बनाम नवीन जिंदल ईयर 2004 सुप्रीम कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अधिनियमित किए थे मामले के। पहला था कि अपने मकान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रत्येक नागरिक का अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत उसका मौलिक अधिकार है, और महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले व्यवहार को अस्वीकार किया जाना। तो महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले व्यवहार को अस्वीकार किया जाना, ये नवीन जिंदल को लेकर के है। तो पहले के साथ में आप यहाँ तीसरा तो मैच नहीं कर रहा, लेकिन 2 बार ये भारत संघ बनाम नवीन जिंदल यहाँ पर आया हुआ है। तो पहले के साथ में 2 या 4, ठीक है, तो इनमें से पहले के साथ 2 या 4 आपका ये मैच करते हैं, बी और सी। ठीक है, बी और सी 2 मैच कर रहे हैं। इसके बाद अब देखिए राष्ट्रीय गान का सम्मान। ठीक है, राष्ट्रीय गान के सम्मान को लेकर के भी भारत संघ, ये आपका राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को लेकर के भी भारत संघ बनाम नवीन जिंदल के मामले में ये डिसाइड किया गया था। तो डी के साथ 4 आप डिसाइड कर दीजिएगा। ठीक है, डी के साथ 4, तो ऑप्शन क्रमांक बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बिजोई इमेनुअल्स बनाम केरल राज्य के मामले में का जो मामला था, ये आपका राष्ट्रगान के सम्मान को लेकर के था। ठीक है, ये मामला आपका राष्ट्रगान के सम्मान को लेकर के था। और इस मामले में जो बिजोई इमेनुअल बनाम केरल राज्य का मामला था, इस मामले में न्यायालय ने ये अब निर्धारित किया था कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है यदि उसका धार्मिक विश्वास ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है। ठीक है, क्योंकि 19(1)(a) जो है ये किसी व्यक्ति को चुप रहने की अनुमति भी देता है। ठीक है, 19(1)(a) किसी व्यक्ति को चुप रहने की अनुमति भी देता है। तो ऑप्शन क्रमांक बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित
सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित कीजिए। यहाँ आर्टिकल दिए गए हैं, अनुच्छेद दिए गए हैं, संविधान के अनुच्छेद हैं और उनसे रिलेटेड जो उपबंध है ये आपके सूची 1 में दिए गए हैं। पहला है कि संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में दिए गए विषयों पर विधान बनाने की शक्ति। ठीक है, अब यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि राष्ट्रीय विषय पर किस आर्टिकल के तहत इसको नियम बनाने की शक्ति है संसद को। ठीक है, राज्य सूची के विषय पर। तो संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर दिए गए विषय पर विधान बनाने की शक्ति जो है ये आर्टिकल 249 में दी गई है। ठीक है, तो आर्टिकल 249 यानी कि पहले के साथ आप डी चौथा मैच हो जाएगा। ठीक है, पहले के साथ डी चौथा मैच हो जाएगा। यहाँ 2 ऑप्शन मिल रहे हैं आपके। इसके बाद में बी में हमको दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय करारों को लागू करने के लिए प्रावधान। तो अंतर्राष्ट्रीय करारों को लागू करने के लिए जो विधायन से संबंधित जो बंद है ये आर्टिकल 253 में आते हैं। तो 253 का तात्पर्य आप बी के साथ 1 को मैच कर दीजिएगा। ठीक है, पहले के साथ चौथा है, बी के साथ 1 है, तो ऑप्शन क्रमांक ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अन्य हमारे जो तीसरा दिया गया है कि कुछ अतिरिक्त न्यायालय गठित करने की संसद की शक्ति, ये आपका ऑप्शन क्रमांक 247। ठीक है, कुछ अतिरिक्त न्यायालय गठित करने की संसद की शक्ति 247 में है और 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधान बनाने की संसद की शक्ति जो है ये आर्टिकल 252 में है। तो इस तरह से ऑप्शन क्रमांक ए हमारा यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला दिया हुआ है कि निम्नलिखित अभिकथन ए तथा कारण 1 आर को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करते हुए आंसर दीजिए। भारत के उच्चतम न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति संसद के द्वारा बनाई गई किसी भी विधि के अध्याधीन नहीं होगी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि भारत के उच्चतम न्यायालय की नियम बनाए जाने की जो शक्ति है वो संसद के द्वारा बनाई गई किसी विधि के अध्याधीन नहीं होती है। इसका कारण दिया हुआ है कि केवल एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका ही किसी भी भय या पक्षपात के बिना नागरिकों के अधिकार की रक्षा कर सकती है। अब यहाँ कथन और कारण क्या दोनों सही हैं? कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या करता है, कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन सही है, कारण गलत है, कथन गलत है, कारण सही है। बताइएगा सही आंसर क्या है। चारों कूट लगा करके आपको सही सही आंसर यहाँ दिया गया है। आपको सही आंसर बताना है कि कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है। देखिए, संविधान का आर्टिकल 145 पे जाइएगा। जब तक आप सोचिए हम आपको कुछ समझाते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 145 है ये कहता है कि संसद के द्वारा बनाई गई किसी भी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय समय समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया के विनियमन के लिए नियम बना सकता है। वहीं संविधान का अनुच्छेद 124 का जो क्लॉज 2 है ये प्रावधान करता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति ये राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से जिन्हें कि वो आवश्यक समझता है तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय से की जाएगी। वर्तमान में जो व्यवस्था है वो कॉलेजियम व्यवस्था जो लागू है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की जगह मतलब वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश की जगह जो कॉलेजियम व्यवस्था लागू है जिसमें कि मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में अन्य 4 जो सदस्यीय समिति है वो कार्य करती है। तो ऑप्शन क्रमांक डी हमारा यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके संबंध में कि ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ठीक है, ए असत्य है, जो हमें अवकथन दिया गया है ये असत्य है लेकिन इसका जो रीजन है ये सही है। तो ऑप्शन क्रमांक डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में निरर्ह हो जाएगा, अर्थात अयोग्य हो जाएगा। नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। जो भारत का नागरिक नहीं है, जिसने विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल कर ली है, जो किसी विदेशी राष्ट्र की अभिस्वीकृति के अधीन हो और जो किसी विदेशी राष्ट्र की अभिस्वीकृति अनुशक्ति के अधीन हो। अब यहाँ आपको विकल्प दिए गए, एक सही है, केवल 1 और 2 सही है, 1 2 3 सही है या 1 2 3 4 चारों सही है। बताइएगा। तो
ऑप्शन क्रमांक डी यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, ऑप्शन क्रमांक डी यहाँ पर इसका सही आंसर है। क्योंकि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 102 है, इस अनुच्छेद 102 के अनुसार ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का जो सदस्य वो चुने जाने के लिए अयोग्य हो जाएगा यदि वो भारत का नागरिक नहीं है, जिसने विदेशी नागरिकता हासिल कर ली है वो, या जो किसी विदेशी राष्ट्र की अवस्वीकृति के अधीन हो गया हो, या जो किसी विदेशी राष्ट्र की अवस्वीकृति के अनुशस्ति के अधीन हो गया है, यदि वो विकलचित्त है और सक्षम न्यायालय के द्वारा उसको ऐसा घोषित कर दिया गया है, ठीक है, यदि वो दिवालिया हो गया है, तो ये कुछ परिस्थितियां दे रखी हैं जिनके अधीन वो व्यक्ति अहर हो जाएगा, अनर्ह हो जाएगा, यानी अयोग्य हो जाएगा। तो ऑप्शन क्रमांक डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत का निर्वाचन आयोग किसके चुनाव कराने के प्रति उत्तरदायी होगा? नीचे दिए गए कूटों का सही प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन कीजिएगा। संसद और राज्य विधानमंडल के, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के, जिला परिषद और पंचायत के, नगर निगम और नगर समिति के। किसके चुनाव आयोग के द्वारा कराए जाते हैं? ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। दोनों लैंग्वेजों में आपको प्रश्न दिया गया है। देखिए 324 जो कि निर्वाचन आयोग से संबंधित है, संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले जो सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए, ठीक है, संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के लिए। बाकी जो जिला परिषद की बात करें, ऑप्शन क्रमांक जो थर्ड हमको दिया गया है, जिला परिषद और पंचायतों के चुनाव तथा नगर निगम और नगर समिति इनके चुनाव नहीं कराए जाते, केवल 1 और 2 जो कि भारत के चुनाव आयोग की बात है, भारत का निर्वाचन आयोग, 1 और 2 ही यहाँ पर केवल करेक्ट है, लेकिन हमें यहाँ 1 और 2 ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है, क्योंकि जिला परिषद, जिला पंचायत, नगर निगम, नगर समिति इनके जो निर्वाचन है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। तो केवल भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में बात करें तो केवल ऑप्शन क्रमांक 1 और 2 ही सही है। तो यहाँ केवल 1 2 ही करेक्ट कर लीजिएगा कि ऑप्शन क्रमांक ए कर लीजिएगा, 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन क्रमांक ए यहाँ पर आप इसको ठीक कर लीजिएगा। प्रश्न दिया है निम्न में से कौन सी संघ सूची से संबंधित मामले संबंधी मौजूदा किसी विधि को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए अतिरिक्त न्यायालय स्थापित कर सकता है? निम्न में से कौन सी संघ सूची से संबंधित मामलों संबंधी मौजूदा किसी विधि को बेहतर ढंग से लागू किए जाने के लिए अतिरिक्त न्यायालय स्थापित कर सकती है? अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करना है, कौन करेगा भाई? कोई भी नया काम करना है, कौन करेगा? सरकार करेगी। सरकार के अधीन कौन काम करता है? सीधी बात है, सरकार के संबंध में किसी भी नए नियम बनाना, नए कानून बनाना, अधिनियम लाना, कोई नई चीज की स्थापना करना, ये सब कुछ कार्य रहता है संसद का, ठीक है, ये सब कुछ काम संसद का रहता है। तो ऑप्शन क्रमांक 20 का सही आंसर है। इसके संबंध में आप आर्टिकल देखिएगा 247, ठीक है, आर्टिकल 247 देखिएगा। इसके अनुसार ये बताया गया है कि कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की जो स्थापना का उपबंध है करने की शक्ति ये संसद को प्रदान की गई है, और संसद जो है अपने द्वारा बनाई गई विधियों के या किसी भी विद्यमान विधि के जो कि संघ सूची से संबंधित विषयों से संबंध रखती है, ठीक है, तो अधिक अच्छे प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना विधि के द्वारा उपबंध बना करके कर सकती है, ठीक है, जो कि संघ सूची का सब्जेक्ट है उसका। तो ऑप्शन क्रमांक बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है, संसद। प्रश्न दिया गया निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में निम्नलिखित में से क्या विनिर्धारित है? केवल संविधान के संशोधन की प्रक्रिया, केवल संविधान का संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति, संविधान का संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 368 में किया गया है, संविधान का संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति की सीमा। अब बताइएगा, 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए हैं, 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आप सोच विचार के आंसर दीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ये प्रश्न आपको दिया गया है, प्रश्न के मुताबिक आप पढ़िए और पढ़ के समझ के जब इसका आंसर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है सेक्शन 368 के अंतर्गत? तो देखिए सेक्शन 368 क्या कहता है? सेक्शन 368 ये कहता है कि संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी उपबंध का परिवर्तन कर सकती है, निरसन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, ठीक है, अनुच्छेद 368 में अवगतित प्रक्रिया के अनुसार ही करेगी।
तो ऑप्शन क्रमांक कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर कि संविधान का संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 368 में किया गया है। ऑप्शन क्रमांक सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन क्रमांक सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि निर्वाचक नामावली में त्रुटि के आधार पर किसी भी निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती है? इंद्रजीत बरुआ बनाम भारत का संविधान आयोग, एनपी पुन्नुस्वामी बनाम निर्वाचन अधिकारी, कल्याणलाल उमर बनाम आर के त्रिवेदी तथा मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कि निर्वाचक नामावली में त्रुटि के आधार पर किसी भी निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती है। सोचिए विचारिए, उसके बाद आंसर दीजिएगा। सही प्रकार से सोच के विचार के आप आंसर दीजिएगा। अनुच्छेद 324 पर आधारित है ये, और इंद्रजीत बरुआ बनाम भारत संघ 1986, ठीक है। इंद्रजीत बरुआ बनाम भारत संघ 1986 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया था कि निर्वाचन आयोग के द्वारा बनाई गई निर्वाचक नामावली में किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसके आधार पर किसी भी निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऑप्शन क्रमांक ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न दिया है कि किसने प्रशासनिक विधि को इस रूप में परिभाषित किया है कि वह प्रशासन से संबंधित विधि है, वह प्रशासनिक प्राधिकरणों के संगठन, शक्तियों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। सर आइवर जेनिंग्स ने एवी डाइसी के द्वारा, केंथे कल्प डेविस के द्वारा तथा ग्रिफिथ और स्ट्रीट के द्वारा, किसके द्वारा ये कहा गया था? ये कहा गया था सर आइवर जेनिंग्स के द्वारा। ऑप्शन क्रमांक ए इसका सही आंसर है। प्रश्न दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा इंडी दहली लॉज एक्ट मामले में विशेष रूप से क्या घोषित किया गया था? काफी फेमस केस रहा है। इंडी दहली लॉज एक्ट मामले में विशेष रूप से क्या घोषित किया गया था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। पहला दिया गया है कि विधानमंडल की अपने अनिवार्य प्रकारों को प्रत्यायोजित नहीं करना चाहिए, यानी विधानमंडल को अपने जो अनिवार्य कार्य हैं उन्हें आप डेलीगेट नहीं करेंगे। दूसरा है कि शक्तियों के अत्यधिक प्रत्यायोजन को न्यायालय के द्वारा निरस्त किया जा सकता है। तीसरा है कि कतिपय उपांतर के साथ में विधियों का विस्तार और विधायन की अंतर्निहित नीति को बदल करके परिवर्तन अनुमन्य था। और चौथा आपको दिया गया कि विधानमंडल को स्वयं प्रत्यायोजन अधिनियम में मानक निर्धारित करना चाहिए और विधायन में निर्दिष्ट नीति का कार्यान्वयन करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रतिनिधि के पास में छोड़ देनी चाहिए। अब ये कूट आपको यहाँ दिए गए हैं, 3 1 4 2 4 1। आप यहाँ पढ़िए, देखिए, समझिए, आंसर दीजिएगा कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट है। सोच विचार के आपको टाइम दिया जा रहा है, आंसर दीजिएगा क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट है। आज की क्लास को हम यही कंप्लीट कर देंगे। आप आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का, किस प्रश्न का क्या आंसर है। चलिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप आंसर दीजिएगा कि कौन सा आंसर करेक्ट बैठता है इसका जो है। एक प्रश्न आपके लिए कल की क्लास के लिए हम ये छोड़ देते हैं, ठीक है। आप इसको सोच विचार के आंसर दीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं, और यहाँ कंप्लीट करने के बाद इसके यहाँ 10 प्रश्न लगभग हमने यहाँ देखे हैं। इससे आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप बताइएगा क्लास कैसी लगी। इस क्लास को हम रेगुलर रखेंगे, तो आप स्टूडेंट्स को ये बताना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि सभी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। किसी भी राज्य की नेक्स्ट परीक्षा की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी उपयोगी है।
अगर स्टडी से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप 9219160065 पर हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। So thank you for watching this session.